स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जेपी वर्ल्ड क्लासेस में। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया। आज का अपना टॉपिक है हैरी-शेड्यूल्ड लॉ। हैरी-शेड्यूल्ड लॉ तो ये होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तुरंत आज पढ़ते, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है, मुझे भी कहीं जाना है। हैरी-शेड्यूल्ड लॉ होता क्या है, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट आता है। तो हैरी-शेड्यूल्ड लॉ ये बोलता है कि किसी भी आयंस का जितना ज्यादा पावर होगा, मतलब उसका उतना ही ज्यादा कोगुलेशन पावर होगा। ठीक है, मतलब जिसका जितना ज्यादा चार्ज होगा, आयंस का जितना ज्यादा चार्ज होगा, उसका कोगुलेटिंग पावर भी उतना ही हाई होगा। सिंपल मतलब बोलने का मतलब ये है कि अगर एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, सोडियम का भैया +1, सोडियम आयन का +1 चार्ज रहता है। ठीक, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। वहीं अगर बात करता हूं बेरिलियम, तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तीसरा आता है एल्युमिनियम, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो अब मैं इनमें से पूछता हूं आपसे कि इनमें से सबसे ज्यादा हैरी-शेड्यूल्ड लॉ के हिसाब से कौन कोगुलेशन सबसे ज्यादा शो करेगा? जी हाँ भैया, आप जिसमें से बोला एल्युमिनियम, वेरी गुड भैया, क्योंकि एल्युमिनियम का पावर बहुत ज्यादा है, मतलब आयंस की पावर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जिसका जितना ज्यादा पावर, मतलब उसका उतना ही ज्यादा कोगुलेटिंग पावर। तो सबसे कम आ जाएगा सोडियम, फिर बेरिलियम, फिर एल्युमिनियम। ठीक है, क्लियर है, सिंपल सी बात है। मतलब हैरी-शेड्यूल्ड लॉ के हिसाब से जितना ज्यादा आयंस का पावर, उतना ही ज्यादा कोगुलेशन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन सुनो, आप ये खुद से ट्राई करना, इसके बाद मैं तुरंत ही इसका आंसर भी बताऊंगा। दैट आपके पास एक कंपाउंड दिया गया है FeCl3। ठीक, FeCl3 को क्यों यूज किया जाता है एज अ कोगुलेटिंग एजेंट, ब्लड कोगुलेशन एजेंट की तरह क्यों यूज किया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन भी लिख देता हूं, FeCl3, why we can use FeCl3 in blood कोगुलेशन, COGULATION, कोगुलेशन, ब्लड कोगुलेशन करने के लिए FeCl3 का इस्तेमाल क्यों किया जा सकता है? ठीक है, सिंपल सा इस्तेमाल है, सिंपल सा। अगर मैं कोई और कंपाउंड यूज करता हूं, जैसे NaCl यूज करता हूं, तो मैं NaCl की जगह FeCl3 क्यों प्रीफर करूंगा ब्लड की कोगुलेट करने के लिए? ठीक है भैया, तो सिंपल अभी आपका क्वेश्चन यह है कि FeCl3 क्यों यूज किया जाता है। ठीक है, सोच लिए, कई लोगों ने आंसर भी देने की कगार पे ही होगे। ठीक है, चलो बताते हैं। कई लोग बोल रहे हो पॉज करके आंसर खुद लिख लो, फिर मैं बताता हूं, फिर आंसर मैच कर लेना। ठीक है, FeCl3 की सिंपल हैरी-शेड्यूल्ड लॉ के हिसाब से अभी पढ़ें तो तुरंत आंसर सभी लोग दे ही पाओगे। अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूं, मतलब कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में आयंस की पावर निकालता हूं, Fe यानी आयरन की, तो मेरा आ जाएगा +3। अब किस तरह से, जिसको नहीं मालूम कैसे निकालते हैं तो वो भी देख लो। जिसका नहीं मालूम उसको X मान लेते हैं, जिसका मालूम है उसको, मतलब क्लोरीन, मतलब Fe का अपने को निकालना है तो उसको X मान लेंगे। ठीक है, क्लोरीन का अपने को मालूम होता है, जो कि ये 17 ग्रुप वाला है और एक इलेक्ट्रॉन हमेशा गेन करता है। ठीक है, तो -1 होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट गेन करता है तो माइनस, और कितने क्लोरीन है? 3 क्लोरीन है। तो सिंपल, और इसके ऊपर कोई चार्ज है क्या? नहीं है, तो 0 लिख देंगे। ठीक है, तो X = -3 आ जाएगा, और =0 से सिंपल X =3 लिख सकता हूं। ठीक है, तो इसका पावर कितना आ जाएगा? आयरन की पावर आ जाएगी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एज ये एग्जिस्ट करता है Fe+3 में, सो इस एग्जिस्ट करने के कारण हम हैरी-शेड्यूल्ड लॉ के हिसाब से लिख सकते हैं कि जितना ज्यादा जिसका पावर आयंस का, उतना ही ज्यादा उसकी कोगुलेटिंग पावर। तो ये इजिली ब्लड को कोगुलेट कर देगा, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो ठीक है, अब एक आपको कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन पिनअप मिल जाएगा, तो उसका भी जरूर आंसर दे देना भाई लोग। चलो ठीक है, आगे बढ़े। ये सब टॉपिक आपको नोट्स में मिल जाएगा, इसलिए इसको लिखने विखने की जरूरत है तो लिख लो, नहीं तो आप नोट्स को भी फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट आता है, इसी के बगल में मैंने टॉपिक लिख दिया था क्योंकि मेरा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता था, इसीलिए। नेक्स्ट अपना टॉपिक है ब्रीज लॉ, BREDIG, ब्रीज लॉ। व्हाट इज ब्रीज लॉ भैया? व्हाट इज ब्रीज लॉ? ओहो, सिंपल सा टॉपिक है, बट इसको अगर समझ जाए तो सिंपल है।
ठीक है, अभी तक हमने कोलाइड्स के बारे में बहुत सारी चीजें जानी, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होते हैं, ठीक, बट अभी तक हमने उनकी प्रिपरेशन मेथड नहीं समझी थी, प्रिपरेशन मेथड एक भी नहीं देखे थे। तो वही अपने को प्रिपरेशन मेथड देखेंगे। तो पहली प्रिपरेशन मेथड आ जाएगी ब्रिज लॉ के हिसाब से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं कोलाइड्स की। तो ब्रिज लॉ क्या है? कोलाइड ब्रिज लॉ इज अ जनरली अ प्रिपरेशन मेथड ऑफ कोलाइड्स, कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रिपरेशन मेथड है, ठीक है। इसका एक सेटअप बनाते हैं तो आपको ब्रिज लॉ पूरा ही समझ आ जाएगा। सिंपल अपने को करना क्या है, एक कंटेनर ले लो, ठीक, उस कंटेनर में क्या भर दो, आइस भर दो, ये क्या है, आइस भर देते हैं, ठीक है। ये बड़े बड़े पीस ऑफ आइस में भर रहा हूं, ठीक है, आइस, ठीक है। दूसरा कंटेनर लेना है, सिंपली दूसरा छोटा सा कंटेनर ले रहा हूं, उसमें मैं क्या कर रहा हूं, KOH और वाटर का सोल्यूशन ऐड कर दे रहा हूं। मतलब ये किसका, KOH प्लस वाटर का सोल्यूशन है इसमें, ठीक है। अब सिंपली इसमें एडिशनल में 2 इलेक्ट्रोड भी ऐड कर देता हूं, 2 इलेक्ट्रोड ऐड कर देता हूं, ठीक, और उसमें पोटेंशियल भी अप्लाई कर देता हूं। इसमें पॉजिटिव आ जाएगा और इसमें नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं, मतलब बैटरी लगा देते हैं सिंपल सा, ठीक है। अब बैटरी जो लगा रहे हैं बहुत ज्यादा वोल्टेज की बैटरी है, मतलब इसका हीटिंग भी बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सिंपल जब ये वाटर मतलब ये जो सोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा तो इस कंटेनर को ऐसे मैं उठाऊंगा और इसको लाके इसमें पटक दूंगा, मतलब इसको यहां ला दूंगा। तो सिंपली कंटेनर को यहां ला देना है। तो ये इस तरह से 2 ठोक रॉड हो जाएंगे, ठीक, ये नेगेटिव वाला रॉड, ये पॉजिटिव वाला रॉड, डायग्राम अच्छे से बना लेना तुम लोग, ठीक, और ये सोल्यूशन ये हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल से इतना बना लो, 2 मिनट पॉज करके फिर मैं आगे बना देता हूं, आगे समझा देता हूं टॉपिक को, ठीक है। हो गया, ये अपना सोल्यूशन आ गया। अब इसका होने के कारण जो इलेक्ट्रोड्स लिए उसमें हाईली वोल्टेज सप्लाई कर रहे थे, मतलब हीटिंग जो हो रही थी, ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर इसका बहुत ज्यादा हो चुका था, ठीक। मैंने बहुत ज्यादा टेम्परेचर मतलब हाईली टेम्परेचर को उठा करके लोअर टेम्परेचर मतलब आइस वाले कंटेनर पे रख दिया। ऐसा करने के कारण जो मेटल्स मैंने इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया था, उस इलेक्ट्रोड के जो एटम्स होंगे वो जनरली डायरेक्टली चेंज इन टेम्परेचर होने के कारण वो ब्रेक डाउन कर जाएंगे, मतलब वो एटम के अपने इलेक्ट्रोड से डिसोसिएट हो जाएंगे, वहां से बिखर जाएंगे और आगे सॉल्यूशन के साथ मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अपने को यहाँ पास बेस पे पूरा का पूरा कोलाइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो सिंपली आपको समझ है कि यहाँ पास अपने को क्या मिल गया, कोलाइडल सॉल्यूशन बहुत सारे मिल गए। मतलब एक तरह से मैं बोल सकता हूं कि जो भी मेटल दिया तो उसका कोलाइडल सॉल्यूशन अपने को यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। सिंपली नीचे में कोलाइडल सॉल्यूशन अपने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये मेटल्स जैसे कि डायरेक्टली चेंज इन टेम्परेचर होने के कारण ये एटम्स इसके सेट ऑफ हो जाएंगे, मतलब टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, और बिखरने के कारण वो नीचे बेस पे जाके बैठ जाएंगे। तो अपने को एक कोलाइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब जैसे मैं आयरन यूज करता हूं तो यहाँ आयरन का कोलाइडल इलेक्ट्रोड जो यूज कर रहा हूँ, आयरन का यूज करता हूँ तो आयरन का कोलाइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। गोल्ड का यूज करते हैं तो गोल्ड का मिल जाएगा, ठीक है। जनरली ज्यादा सिंपल सी बात है, ठीक है। लिख लो, आगे बढ़ते हैं। ब्रिज लॉ कंप्लीट। अब इसका एक ड्रॉबैक है, सिंपल से एक ड्रॉबैक भी समझ के चलो, इसके बाद कंप्लीट। ड्रॉबैक है, ध्यान रखना इस ड्रॉबैक को कि दैट अगर मैं वाटर की जगह कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल करता हूं, ऑर्गेनिक SOLVENT ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं वाटर के अगेंस्ट, मतलब वाटर को छोड़ करके अगर कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि अल्कोहल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, पेट्रोल हो गया, गैसोलीन हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, कुछ भी जो ऑर्गेनिक हो, वो ऐसा कोई कंपाउंड यूज करते हैं तो ये लॉ फॉलो, मतलब ये सेटअप काम नहीं करेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, वे सेटअप काम नहीं करेगा, सिर्फ ये वाटर के साथ ही काम करेगा। मतलब ऑर्गेनिक अगर कोई सॉल्वेंट ऑर्गेनिक के अलावा और कोई सॉल्वेंट लेते हैं तो उसमें काम करेगा, बट अगर ऑर्गेनिक ले लेते हैं तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। पेट्रोल डीजल वाला यूज कर लेते हैं लिक्विड सॉल्वेंट तो यहाँ काम नहीं करेगा, ठीक है। ब्रिज लॉ, तो ब्रिज लॉ क्या है, एक प्रिपरेशन मेथड ऑफ कोलाइड्स की प्रिपरेशन मेथड है, ठीक है। कंप्लीट। अब ये सेटअप को मैं मिटाए दे रहा हूं। नेक्स्ट आता है इसी में अपना पेप्टाइजेशन। व्हाट इज पेप्टाइजेशन? सिंपल सा कॉन्सेप्ट,
नहीं है, ये थोड़ा वी आई लिख लेना इसके सामने, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेप्टाइजेशन एग्जाम में ज्यादातर पूछता है। PEPTISATION पेप्टाइजेशन, SATION होगा या ZATION होगा, वो देख लेना, ठीक है। पेप्टाइजेशन होता क्या है, ठीक है। पेप्टाइजेशन मैं ही देख लेता हूँ, स्पेलिंग बाद में गड़बड़ ना हो। ZATION, ठीक है। व्हाट इज पेप्टाइजेशन? सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है दिमाग में, सबसे पहले ही नाम सुनते ही आता है पेप्टाइजेशन होता क्या है। तो पेप्टाइजेशन सिंपल वर्ड में समझ के चलो कि ये भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रिपरेशन मेथड है, मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रिपरेशन मेथड ये भी है। पेप्टाइजेशन इज बेसिकली अ प्रोसेस थ्रू विच कोलाइडल सॉल्यूशन आर प्रिपेयर्ड, ठीक। अब किससे प्रिपेयर किया जाता है, ये आता है यहाँ क्वेश्चन। तो ये प्रिपेयर किया जाता है फ्रेशली, FRESHLY फ्रेशली, PREPAIRED प्रिपेयर्ड, freshly prepared precipitate, CIPATE precipitate of electrolyte, ELECTROLYTE electrolyte। मतलब सिंपल सी बात बोलूंगा तो पेप्टाइजेशन क्या है? पेप्टाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रिपरेशन करते हैं, किसी से एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रिसिपिटेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब एक इलेक्ट्रोलाइट की फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रिसिपिटेट के थ्रू हम कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। प्रिसिपिटेट बोलने का मतलब है भाप, जो उससे भाप निकल रहा होगा, प्रिसिपिटेट निकल रहा होगा किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का। अब ऐसा क्यों कि जो भाप निकल रहा होगा एटम्स के डिसोसिएशन के कारण ही, मतलब गैस में हो रहा है, तभी तो इतना ज्यादा हल्का हो गया है, एटम्स डिसोसिएट हो गए होंगे, ठीक। और जो कि इतने ज्यादा हल्के हो गए हैं कि वो एयर के रूप में, मतलब हवा में उड़ रहे हैं, प्रिसिपिटेट भाप के रूप में उड़ रहे हैं, ठीक। उसी प्रिसिपिटेट को अपने को कलेक्ट कर रहे हैं उस इलेक्ट्रोलाइट का, और हम प्रिपरेशन करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। अब कुछ यहाँ इलेक्ट्रोलाइट्स यूज किया जाता है एज अ बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट्स, जिन्हें बोला जाता है, ठीक, जिसे स्टेबलाइजिंग एजेंट भी बोला जाता है, ठीक। कोलाइडल स्टेबलाइजिंग एजेंट भी बोला जाता है। उन्हें क्या बोला जाए, उसको अगर बोलेंगे सिंपल तो बेस्ट अगर बात करता हूँ स्टेबलाइजिंग एजेंट तो जिलेटिन गम। जिलेटिन गम इज अ बेस्ट स्टेबलाइजिंग एजेंट। और सिंपल अगर बात करते हैं वास्ट मतलब सबसे बर्बाद स्टेबलाइजिंग एजेंट की अगर बात करता हूं तो पोटैटो स्टार्च अपना आ जाएगा सबसे वर्स्ट स्टेबलाइजिंग एजेंट। चलो क्लियर है ये बात, दोनों कंप्लीट हो गया। और जो एजेंट इस्तेमाल करते हैं, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह से एजेंट इस्तेमाल करते हैं इन सबको कंट्रोल करने के लिए, जिसे स्टेबलाइजिंग एजेंट बोला जाता है। बेस्ट आ जाएगा जिलेटिन गम और वास्ट आ जाएगा पोटैटो स्टार्च। जो जिलेटिन गम होता है GELETIN जेलेटिन गम जो होता है, उसकी यूनिट की अगर मैं बात करता हूँ, मतलब कितना यूनिट रहता है उसका, तो रहता है 0.00005 मिलीग्राम, ठीक। मतलब सिंपल लिख सकते हैं 5 × 10⁻³ मिलीग्राम रहता है। ये जितना कम उतना ज्यादा फायदा, मतलब ये बेस्ट है। वास्ट की बात करता हूँ, मतलब सबसे बर्बाद, तो आता है पोटैटो स्टार, PATATO पोटैटो STARCH स्टार, जिसका यूनिट होता है कितना वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है 25 मिलीग्राम। सिंपल सी बात है, मतलब बहुत ही खराब है, ठीक है। स्टेबलाइजिंग एजेंट की तरह इस सबका इस्तेमाल किया जाता है। चलो पेप्टाइजेशन प्रोसेस अपना पूरा कंप्लीट है, इसको लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट है पेप्टाइजेशन। अब आता है इसी में नेक्स्ट, इसके बाद कि क्या क्या हम चीजें यूज कर सकते हैं इनको प्योर करने के लिए, यानी फिल्टर करने के लिए। मतलब कोलाइडल सॉल्यूशंस में भी तो कुछ इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होंगी, तो इन इम्प्यूरिटीज को हटाने के लिए हम क्या प्रोसेस इस्तेमाल कर सकते हैं, तो प्यूरिफिकेशन मेथड ऑफ कोलाइड्स, PERU प्यूरिफिकेशन की स्पेलिंग क्या आ जाएगी, PERUFICATION प्यूरिफिकेशन लिख लेना भाई लोग, स्पेलिंग ध्यान में नहीं आ रहा है, बन नहीं रहा है,
प्यूरिफिकेशन मेथड ऑफ कोलाइड्स, COLLOIDS कोलाइड्स। क्या क्या कोलाइड्स की प्यूरिफिकेशन मेथड है, मतलब बोलेंगे सिंपल तो किस क्या मेथड्स है जिसके थ्रू हम कोलाइड्स को प्यूरिफाई कर सकते हैं। सिंपल जो अपने कोर्स में है उस सबको ही पढ़ेंगे, ठीक। एडिशनल में एक आध दो देख लेंगे। तो पहला आता है डायलिसिस, DYLISES, डायलिसिस। डायलिसिस प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कोलाइड्स की प्यूरिफिकेशन करते हैं। अब प्यूरिफिकेशन मतलब होता क्या है, सिंपल अगर प्यूरिफिकेशन वर्ड का मतलब समझेंगे तो रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज, इम्प्यूरिटीज को रिमूव करने के मेथड को ही हम प्यूरिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो डायलिसिस इज वन ऑफ द प्यूरिफिकेशन मेथड ऑफ कोलाइड्स, कोलाइड्स की एक प्यूरिफिकेशन मेथड है, सिंपल बोलूंगा तो, ठीक। तो कोलाइड्स को किस तरह से प्यूरिफाई किया जा सकता है, डायलिसिस के थ्रू। अब डायलिसिस एक प्रोसेस है जिसके अंडर हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन SPM यूज करते हैं, ठीक। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज किया जाता है, ठीक, जिसे डायलिसिस मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। ये सारे के सारे जो इम्प्यूरिटीज होते हैं उनको रिमूव करने के लिए। तो सिंपली मैं क्या बोल सकता हूँ, डायलिसिस इज अ प्रोसेस थ्रू विच that impurities are removed from a colloidal solution by use of SPM यानी semi permeable membranes और dialysis membrane, ठीक है। कंप्लीट समझ आ गया, चलो क्लियर है। अब आता है ये सेकेंड डायलिसिस के बाद इसी का सेकेंड पार्ट आता है इलेक्ट्रोडायलिसिस, इलेक्ट्रो DYLISES, ये एक्स्ट्रा में है, कोर्स में है भी, चलो है भी, बात नहीं करेंगे, ये भी है डायलिसिस। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या मेथड है, जनरली इलेक्ट्रोडायलिसिस की अगर मैं बात करता हूं तो ये एक ऐसा मेथड है जिसमें SPM का तो यूज किया ही जाता है, मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज किया ही जाता है, बट उसके साथ साथ एडिशनल इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंपल अगर इलेक्ट्रोडायलिसिस की मैं बात करता हूं तो इलेक्ट्रोडायलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या इम्प्यूरिटीज को रिमूव करते हैं एक कोलाइडल सॉल्यूशन से थ्रू यूज ऑफ SPM यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का भी यूज करके एंड एडिशनल इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यूज करके, क्योंकि जो इम्प्यूरिटीज होंगी उनका भी कुछ ना कुछ चार्ज होगा और एज अ चार्ज को हम क्या कर देते हैं, चार्ज को कंसिडर करके, इम्प्यूरिटीज के चार्ज को कंसिडर करके भी हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड आ गया, इलेक्ट्रोडायलिसिस भी कंप्लीट है। आपके एग्जाम्स में ये सब 1 मार्क्स में आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर पोलिंग प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स लिखो तो सारे के सारे प्रोसेस आप लिख सकते हो, 3-4 मार्क्स में आ सकते हैं, 3 मार्क्स में, ठीक है। इलेक्ट्रोडायलिसिस तीसरा आ जाता है इसमें अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ULTRAFELTRATION, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या होता है, जनरली अगर अल्ट्राफिल्ट्रेशन बात करता हूं तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन इज अ मेथड थ्रू विच हम इम्प्यूरिटीज को ही साफ करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन से, बट बाय यूज ऑफ अल्ट्रा फिल्टर पेपर। किसका यूज करके, बाय यूजिंग ULTRA अल्ट्रा फिल्टर पेपर, अल्ट्रा फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करके। अब अल्ट्रा फिल्टर पेपर क्या होता है, इसे नोट पॉइंट पे लिख लो, अपने कोर्स में नहीं है फिर भी बता दे रहा हूं। अल्ट्रा फिल्टर पेपर जनरली आप नॉर्मल फिल्टर पेपर से ही बना सकते हो। अगर नॉर्मल फिल्टर पेपर को हम लें और उसे फर्दर फर्स्ट स्टेप में क्या करें, जेलेटिन के सॉल्यूशन में डिप्ड करा दें, डिप्ड कराने के बाद उसे ड्राई कर दें, मतलब सुखा दें, ठीक। इसके बाद सुखाने के बाद उस जेलेटिन के जो सॉल्यूशन का फिल्टर पेपर बना है उसको वापस ले और फॉर्मेल्डिहाइड के सॉल्यूशन में डिप्ड करा के फिर से सुखा दें। तो जो हमारा पेपर बनेगा इस बार अब जो बना है फिल्टर पेपर, वो अल्ट्रा फिल्टर पेपर कहलाएगा, ठीक है। नॉर्मल पेपर से भी हम अल्ट्रा फिल्टर पेपर बना सकते हैं, ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन समझ आ गया। चलो नेक्स्ट चौथा, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, ULTERA अल्ट्रा CENTRIFUGATION। अल्ट्रा की स्पेलिंग लिख दिया था गलत, ऊपर में सही कर दिया, ठीक है। कई लोग बोल रहे होंगे भाई बेवकूफ़ है क्या, इसको स्पेलिंग नहीं आ रहा है।
भाई कई बार गलती हो जाती है, ठीक है, जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है क्योंकि टाइम तो हो चुका है, थिंग्स तो होने वाला है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। सो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? जनरली अगर एक टाइप का ये भी फिल्ट्रेशन मेथड ही है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में हम पूरे सोल्यूशन को लेते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन को लेते हैं, उसे तेज से सेंट्रीफ्यूग करते हैं। मतलब जिस तरह से ग्राइंडर में चीजों को ग्राइंड नहीं किया जाता है ना, उसी तरह से इसको भी क्या करना है, तेजी से रोटेट करना है, मतलब सेंट्रीफ्यूग करते हैं। ठीक, कोलाइडल सेंट्रल सॉल्यूशन को सेंट्रीफ्यूग करने के कारण जो इम्प्यूरिटीज होती हैं वो अबव द सरफेस आ जाती है, मतलब सरफेस के ऊपर में आ जाती हैं सॉल्यूशन के, और जो कोलाइडल पार्टिकल्स रहते हैं वो एकदम बेस में आ जाते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात? चलो, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी ओवर। तो सारे के सारे जो अपने को प्यूरिफिकेशन मेथड समझना था ये क्लियर है। ठीक है, ये चारों पॉइंट्स के नाम को लिख लो, बस हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे तो टाइम हो चुका है। ठीक है, चलो, तो ये टॉपिक होपफुली यहीं कंप्लीट कर देते हैं। इसके बाद जो अगला वाला टॉपिक है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए उसको नहीं लेके चल रहे हैं, कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद हमेशा की तरह। और आपको करना क्या है, PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पासवर्ड दे देंगे JP वर्ल्ड, और बस ख़त्म। मिलते हैं अगले वीडियो पे।